Good afternoon. Can you all hear me? Good afternoon. Yes, sir. Okay, so is there any question? कोई अगर डाउट है आप लोग को तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक इलेक्ट्रोस्टैट्स का मेजर पोर्शन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट करा ही देते हैं, फिर बाद में जो है ना पेंडिंग में चला जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट अब डिस्कस करने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डायलेक्ट्रिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा करो ना कि देखो अभी ये आज कौन सा डे है? टुडे इज वेडनेसडे है ना। ठीक है, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट्स कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से, और जो भी डाउट्स क्लास वगैरह होगा ले लेंगे हम लोग, और फिर नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे से हम लोग मैग्नेटोस्टैट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा मंडे को जो टेस्ट होगा ना, तो हम जैसा कि पहले आप लोग को बताए थे कि हम लोग कभी कभी बुक ओरिएंटेड टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो मंडे को टेस्ट हम ऐसा करते हैं, मंडे जो है ना आप लोग का HC वर्मा का SCV बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब अगर आप SCV के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए होंगे, आपको ऐसा लगता है कि उससे क्वेश्चंस हो जाते हैं आपसे, ठीक है, तो फिर आपका टेस्ट में भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों का SCV बेस्ड टेस्ट होगा, और ये EMT का ही होगा टेस्ट। ठीक है ना, EMT मतलब ऑल टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रहेगा। थोड़ा आप लोगों का ये रिवीजन हो जाएगा। EMT में स्टूडेंट्स जनरली जो है ना थोड़ा लैग कर जाते हैं, इसीलिए भी इस पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक। सिर्फ मैग्नेटो की बात बोल रहे थे। तो डायलेक्ट्रिक पहले आता है ना, मैग्नेटो बाद में आता है। हम बोल रहे थे डायलेक्ट्रिक पोस्टपोन करके मैं ये स्टार्ट करेंगे, तो पहले इसी कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, डायलेक्ट्रिक देखिए क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट्स का ही टॉपिक है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो हियर डायलेक्ट्रिक बेसिकली देखिए क्या है कि एक इंसुलेटर, जैसे हम लोग कंडक्टर अभी पढ़ रहे थे ना, उसी तरह से डायलेक्ट्रिक भी एक मटेरियल है। ठीक है, तो जब हम लोग डायलेक्ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान रखोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो डायलेक्ट्रिक का मतलब हो गया, हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मटेरियल। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मटेरियल। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मटेरियल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। ओके, ऑलराइट, अच्छा एक क्लास हम सोच रहे हैं आप लोगों का इधर थोड़ा हमें टाइम मिल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप लोग के लिए पॉसिबल है तो हम एक क्लास इवनिंग में 8 to 10 ले लें क्या? इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू? 8 to Yes, sir. Yes, sir. For Yes, sir. no, sir. यस No, यस no, सर, ले sir. लीजिए सर। यस सर। इसलिए कि ये जो है ना देखिए क्या है, आपको हम बता रहे क्लियरली, नेट का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग मई जून तक कंप्लीट करना चाहते हैं कोर्स को, अभी देखिए मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल मई, इस 2 महीने में अगर हम मैक्सिमम कवर करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक क्लास और तो लगानी पड़ेगी। तो हम 8 to 10 हम सोच रहे हैं कि यस सर, ले लीजिए सर। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक ले लें? 8 to 10 बताइए। आफ्टरनून वाली भी रहेगी सर इसके साथ ही। हाँ, आफ्टरनून वाली तो रहेगी। ठीक है, जैसे तो ये तो एक्चुअली ये भी तो मतलब आप लोग के लिए बेटर हो जाएगा ना, क्योंकि जो लोग आफ्टरनून की क्लास या मॉर्निंग क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, एटलीस्ट वो लोग अटेंड कर पाएंगे ये क्लास। यस सर, क्या स्टार्ट करेंगे इसमें? कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें बताइए? स्टैटमेक स्टार्ट कर दीजिए सर, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटमेक। चलो ठीक है, हम देखते हैं, एक बार प्लान करके बताते हैं आप लोग क्या स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ पे
डायलेक्ट्रिक स्टार्ट करें, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जून तो हो जाएगा कोर्स कंप्लीट। क्या कह रहे हो? जून तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो करना तो है ही है जून तक। एग्जाम का भी कुछ नोटिफिकेशन आया है क्या? सर जुलाई में सुनते नहीं, अभी तो नहीं है। हाँ तो जुलाई में है, तो मतलब जून, मिड जून तक कंप्लीट हो जाए तो बेटर रहेगा ना। मिड जून तक हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करा दें ऑल टॉपिक्स। ओके ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायलेक्ट्रिक बेसिकली व्हेन वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, इट मींस वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मटेरियल्स, है ना, मटेरियल। ओके तो पहले डायलेक्ट्रिक देखिए। डायलेक्ट्रिक बेसिकली क्या है? डायलेक्ट्रिक इज इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है, इंसुलेटिंग मीडियम है, ठीक है। और ये इंसुलेटिंग मीडियम बोलिए, ये मटेरियल आप कह सकते हैं, ठीक है, विच डेवलप्स, ठीक है, डेवलप पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाता है, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, so dielectric is insulating medium, ठीक है, और material which develop positive and negative charges when placed in an external electric field, ठीक है। देखिए जैसे मान लेते हैं ये कोई मटेरियल है, ठीक है, और यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, तो इसमें ये न्यूट्रल है मान लो, ठीक है, दिस इज न्यूट्रल, ठीक है, और हर जगह पे चार्ज 0 है, मतलब चार्ज डेंसिटी अगर आप देखें यहाँ पे, तो चार्ज डेंसिटी 0 एवरीवेयर, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ऑल्सो 0, देयर इज नो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देयर इज नो सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अगर हम देखिए ये जैसे यही मटेरियल है, ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये जैसे मटेरियल है, ठीक है ना, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, तो इसमें क्या होगा कि इस साइड कुछ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जा सकता है और इस साइड कुछ पॉजिटिव चार्ज। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है जनरली, ठीक है ना, तो इस साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। और कभी कभी वॉल्यूम में भी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे डेवलप हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह से कुछ नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से, ठीक है, ये कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस वॉल्यूम में भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। तो देखिए ये जो चार्जेस डेवलप हुए हैं वो बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डेवलप हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मटेरियल नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, दिस मटेरियल इज नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग, तो इसलिए ये चार्ज जो है ना ट्रांसफर नहीं हो सकता किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये चार्ज इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर नहीं होता है, सो दीज आर कॉल्ड एक्चुअली बाउंड चार्जेस। तो ये जो चार्जेस डेवलप हुए ना, तो ये बेसिकली बाउंड चार्जेस, ये बाउंड चार्जेस कहलाते हैं, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी होगी, इसकी डेंसिटी को हम लोग सिग्मा बी और रो बी कहते हैं, मतलब वॉल्यूम में जो डेंसिटी डेवलप होगा ना, यहाँ पे सरफेस के नजदीक देखिए डेवलप हुआ है तो इसको हम सिग्मा बी कह देंगे, वॉल्यूम में डेवलप हो रहा है तो रो बी कह देंगे, ठीक है ना। सो दीज आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायलेक्ट्रिक इज इंसुलेटिंग मीडियम और मटेरियल व्हिच डेवलप पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में डेवलप हो जाएगा। और बाउंड चार्जेस इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि अगर आप इसे किसी इस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो बेसिकली चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ठीक है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ओके, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस, ओके। इस फेनोमेना को हम लोग, ओके, देखो अपीयरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है, इज कॉल्ड पोलराइजेशन, इसे हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, ओके। तो अब देखिए क्वेश्चन राइज होता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और हम लोग यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं कि जैसे आप देखिए यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं है, देयर इज नो चार्ज हियर, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट जो होगा ना दैट इज 0। इस केस में अगर आप लिखेंगे ना तो इसमें डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉन 0 होगा। तो मतलब आप ये कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस
डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें एक नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आ जाता है। आप देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो हियर, ओके। तो अपीयरेंस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक देखिए पोलराइजेशन वेक्टर डिफाइन करते हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर डिफाइन किया जाता है, इसको कैपिटल P लिखा जाता है। दिस इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पोलराइजेशन वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख देते हैं जैसे dp बाई dv, ठीक है ना। ये हो गया डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, dp बाई dv, ठीक है। या इसे हम dp और बाई d tau लिख देंगे, ठीक है, dp बाई d tau, ओके, दैट इज द पोलराइजेशन वेक्टर, ओके। So that is dipole moment per unit volume, okay, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर जैसे ये चार्ज मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो डेवलप हुए, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन फॉर बाउंड चार्ज डेंसिटीज, ठीक है। सो एक्सप्रेशन फॉर बाउंड चार्ज डेंसिटीज, ओके। तो बाउंड चार्ज डेंसिटीज, ठीक है, का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, क्लास 11 सॉरी बीएससी में ये पढ़ाया जाता है, बीएससी में से सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं ये फॉर्मूला फॉर चार्ज डेंसिटी। लेकिन जानते हो मतलब आपको ये फॉर्मूला बेसिकली आप जानते हैं, दैट्स ऑल राइट, बट यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू डिराइव इट, ओके। तो अभी हम रिसेंटली एक बुक पढ़ रहे थे बाय देयर इज ए बुक बाय नार्लिकर, आप लोग शायद नाम सुने होंगे। नार्लिकर इज ए फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट इन इंडिया, ओके। ही वाज एक्चुअली, नाउ ही इज नो मोर, आई डोंट नो ही इज नो मोर, ही इज अलाइव, ओके। किसी को पता है? Sir, he is alive, sir. He is He is अच्छा, alive. वो पद्मनाभन इज नो मोर, राइट, पद्मनाभन। जयंत विश्व नार्लिकर ना सर? हाँ हाँ, जयंत नार्लिकर। तो उनकी एक बुक अभी हम पढ़ रहे थे, साइंटिफिक एज, ओके। तो उस बुक में जानते हो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं ना, तो उसका डेरिवेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, और नॉट ओनली जस्ट डेरिवेशन, यू शुड एक्चुअली नो हाउ द सब्जेक्ट इवॉल्व्ड, ओके। जैसे उनका ये कहना था कि अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं ना, तो आपको F = ma कहाँ से आया वो पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन क्लेम दैट। मतलब उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो F = ma जानना पड़ेगा आपको, E = mc² कहाँ से आया, बस E = mc² होता है। अगर आप इतना जानते हैं ना, तो मतलब आप जानते हो, मतलब उन्होंने एग्जांपल दिया है ये कि मतलब आपका वही स्टेटस है एज ए फिजिसिस्ट, जैसे कि मतलब एक घर में किसी पर्सन का खाना खाने का जो स्टेटस होता है। बेसिकली इफ यू आर ईटिंग सम गुड फूड, इट डजंट मीन दैट यू कैन कुक दैट फूड, ओके। तो मतलब अगर आप फिजिक्स का लास्ट रिजल्ट जानते हैं ना, तो इट इज जस्ट लाइक ईटिंग गुड फूड, ओके, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये ठीक भी है, ठीक है, क्योंकि आप लास्ट रिजल्ट, लास्ट फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो इससे क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो, आप लोग ध्यान रखोगे, मतलब हम लोग तो जनरली ये कहते हैं ना कि यू शुड नो द डेरिवेशन, but these people who are regarded as one of the leading researchers, they are saying that you just should not know the derivation, but you should know the origin of derivation, क्या actual में motivation कहाँ से आया, logic क्या था, all those things you should know, but basically you should know the historical perspective also, okay। वो ये कह रहे हैं कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ठीक है। तो इसीलिए देखिए हम आपको जस्ट कॉलेज लाइफ में तो इतना टाइम नहीं रहता कि सब कुछ, नहीं, ये देखो कॉलेज लाइफ में ही इतना टाइम रहता है, ठीक है। आप क्योंकि 2 साल आप पढ़ते हो, ठीक है ना, MSc 2 साल कर रहे हैं आप, जैसे कोचिंग में आते हैं तो 6 मंथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, बट ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ यू स्पेंड 2 years, ओके। और BSc में तो इनफ टाइम होता है, ठीक है, सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो देखिए एक्सप्रेशन फॉर बाउंड चार्ज डेंसिटीज
इसके लिए देखो हम पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहे, बस हम ये बता देते हैं कि इसके लिए क्या किया जाता है कि हम पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और ठीक है ना, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू और प्लस पोटेंशियल मतलब प्लस माइनस क्यू, या ऐसे लिख दो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, ऐसे लिख देते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, है ना। इसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना, इफ यू कंपेयर दिस टू, ठीक है ना, तो इससे ये फॉर्मूला डेवलप होता है। बेसिकली देखो क्या है कि हम ये कह रहे हैं ना कि ये मटेरियल पोलराइज हो गया है, पोलराइज हो गया तो इस मटेरियल के अंदर डाइपोल मोमेंट आ गया है, लेकिन हम जानते हैं कि चार्ज भी है, तो हम एक बार क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे बिकॉज ऑफ डाइपोल मोमेंट, और एक बार निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस। ओके, तो जब हम पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस, चार्जेस कहने का मतलब सिग्मा बी और रो बी को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे ना, देन यू गेट द एक्सप्रेशन। ओके, तो फिर आपको फॉर्मूला मिलेगा, आप ग्रिफिथ की बुक में डेरिवेशन देख सकते हो, इसमें रो बी इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस डेल डॉट पी, ठीक है ना, पोलराइजेशन वेक्टर, और सिग्मा बी जो आएगा दैट इज पी डॉट एन कैप, ठीक है। तो ये बेसिकली, ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेशन होगा। तो ये P वेक्टर जो यहाँ पे लिखा गया कैपिटल P वेक्टर, दैट इज एक्चुअली पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है ना। ये कैपिटल P वेक्टर जो है यहाँ पे दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर है, ठीक है। सो इफ यू नो पोलराइजेशन वेक्टर यू कैन गेट सिग्मा बी एंड रो बी, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली प्रोसेस अगर आप देख रहे हैं ना, तो कैसा है कि जैसे कोई मटेरियल है उसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, देन इट गेट्स पोलराइज्ड। ओके, पोलराइज्ड मींस इट डेवलप सम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, सो इट हैज सम डाइपोल मोमेंट। ओके, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे इट इज समथिंग सिमिलर टू मैग्नेटाइजेशन। ओके, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। ओके, तो उसी तरह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये पोलराइज हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाओगे ना, तो कुछ मटेरियल तो ऐसे होंगे कि वापस ऐसे न्यूट्रल हो जाएंगे, हर जगह सिग्मा बी रो बी जीरो हो गया, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हो सकते हैं कि उसमें कुछ चार्ज बच जाता है, ठीक है ना, कुछ चार्ज बच गया, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग इलेक्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। सो दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रेट। ओके, तो हम लोग देखिए इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो इस तरह का भी होता है कि कुछ मटेरियल हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रेट हैं। ओके, देयर आर सम मटेरियल व्हिच आर इलेक्ट्रेट, मतलब उसमें ऑलरेडी सम पोलराइजेशन है, उस पोलराइजेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ पे ये हम लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रेट। इलेक्ट्रेट बेसिकली है materials which retain some polarization, ठीक है, मटेरियल जिसमें कुछ पोलराइजेशन बच जाता है, विच रिटेन सम पोलराइजेशन, ठीक है ना, ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाने के बाद भी कुछ मटेरियल्स में पोलराइजेशन जो बच जाता है ना, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करने के बाद भी, उसी को हम लोग इलेक्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि इफ क्वेश्चन, ठीक है ना, इन क्वेश्चन सेज a material has polarization, अगर मान लो क्वेश्चन में बोला गया कि मटेरियल में पोलराइजेशन है, ठीक है ना, देन वी assume it is electret, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो इलेक्ट्रेट है, मतलब उसको कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया गया, और जिसकी वजह से उसमें कुछ पोलराइजेशन बच गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स के कई क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं जिसमें बेसिकली क्वेश्चन डायरेक्टली पोलराइजेशन से रिलेटेड होता है। तो देखो क्या होगा कि अगर आप देखिए पी, ठीक है ना, तो क्वेश्चन का पैटर्न हम बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, या ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो एक मिनट, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन पी, गिवन पोलराइजेशन पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। देखिए पहला तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सिग्मा बी रो बी ये क्या है, ठीक है ना, व्हाट आर दिस। फिर उसके बाद आपसे पूछ दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, व्हाट इज बेसिकली
पोटेंशियल पोटेंशियल पूछा जा सकता है, ठीक है ना, या फिर आपसे एनर्जी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड, ओके। तो देखिए मेथड यही है कि जब भी कुछ भी पूछा जाएगा, ओके, एनीथिंग इज आस्क्ड, ओके, वी विल यूज दिस रिलेशंस। यहाँ पे हमारे पास दो रिलेशन है ना, वी विल यूज दिस रिलेशंस। तो हम लोग यहाँ पे यूजिंग पोलराइजेशन वी विल ऑब्टेन सिग्मा बी एंड रो बी। और फिर सिग्मा बी एक चार्ज है बेसिकली, तो चार्ज से जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसी तरह से जो अभी तक पढ़े हैं ना, उसी का कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। So if you know the polarization, okay, you should be able to calculate electric field and potential and energy using the concept of charge, okay। पोलराइजेशन से बस चार्ज निकल जाएगा। अब चार्ज हर जगह पे तो आप ऐसे ही पढ़ते हो ना, जैसे मान लीजिए देखिए अभी तक आपने ये पढ़ा है ना कि जैसे एक स्फीयर है, इसके सरफेस पे चार्ज दिया हुआ है सिग्मा और इसका रेडियस आर है और सिग्मा यूनिफॉर्म है। तो हम लोग जानते हैं ना कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर सरफेस पे चार्ज, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? If a sphere has uniform surface charge density, then what is electric field inside? जीरो आएगा होता है ना, हाँ ठीक है, जीरो होगा, ठीक है। और आउटसाइड में आप जानते हो कि इट इज लाइक पॉइंट चार्ज, ओके। तो देखिए अगर जैसे आप इस सिग्मा का आंसर जानते हो ना, तो अगर क्वेश्चन में मान लो इस तरह से आ गया कि सरफेस है सरफेस सॉरी स्फीयर है बाउंड चार्ज सिग्मा बी, तो जो आंसर आप सिग्मा के लिए लिखते थे ना, बस सिग्मा की जगह सिग्मा बी आ जाएगा, ओके। और कोई बेसिकली डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू रिप्लेस सिग्मा बाय सिग्मा बी, ओके, इन सच क्वेश्चंस, ऑलराइट। तो बस इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोलराइजेशन यही है। तो फॉर ठीक है, टू आंसर, देखो हम लिख दे रहे हैं, आंसर ऑल सच क्वेश्चंस, ठीक है। टू आंसर ऑल सच क्वेश्चन, फर्स्ट calculate sigma b and rho b। देखो क्वेश्चन का पैटर्न हमने आपको बताया है, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पी, पोलराइजेशन गिवन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कैलकुलेट सिग्मा बी एंड रो बी एंड देन यूजिंग, ठीक है, देन यूजिंग these charges calculate all other quantities, all other quantities। तो इन चार्जेस को यूज करके हम लोग ऑल अदर क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। मतलब सिग्मा बी रो बी से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ कैलकुलेट होगा, ठीक है। सो दैट्स द अप्रोच, इज दैट ओके? ठीक है, तो देखिए हम लोग एक दो क्वेश्चन पहले डिस्कस किया, कुछ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और हम बताएंगे अभी पे, ठीक है। पहले देखो एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आप लोग इसका आंसर कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज पोलराइजेशन, इसमें दिया हुआ है मान लो सम कांस्टेंट बीटा और इनटू आर वेक्टर, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज द पोलराइजेशन। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी निकालना है और आउटसाइड भी निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। क्या आंसर आएगा देखिए। आप लोग ट्राई करिए, जस्ट एक मिनट में अभी आ रहे हैं।
सर इनसाइड ये होगा -3 बीटा स्मॉल आर स्क्वायर अपन 4 एप्सिलॉन नॉट और आउटसाइड होगा -3 बीटा कैपिटल आर की पावर 4 अपन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या आ रहा है? और लोग बताइए, 3 का फैक्टर नहीं आएगा हमको लगता है। बीटा आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। बीटा क्या आ रहा है? बीटा आर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड आर। ऐसा करो आप लोग, जो है ना, देखो एक बात बता रहे हैं, देखो हम बताए थे ना कि ये जो टॉपिक है ना वो ऐसा है कि जो आप लोग पढ़े हैं ना अभी तक, ओके, उसका रिपीटिशन है, ठीक है। तो देखो एक दो दिन अगर हम लोग स्लो चलेंगे ना तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग मतलब आगे बढ़ रहे हैं, पीछे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भूल जा रहे हैं, तो उससे क्या फायदा होगा। तो इसीलिए देखो हम आज थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम कुछ कैलकुलेशन आप लोग, क्योंकि इतना दिन तक तो हम पढ़ाए ना आप लोग को, अभी कितना, आज कौन सा लेक्चर है? आज आई थिंक 20, कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 19 है, ठीक है। तो देखिए हम कुछ आज की क्लास में मोस्टली आप लोगों से कैलकुलेशन कराते हैं ताकि आप लोग सीखो इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, सर आउटसाइड आ रहा बीटा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल चलो आर ठीक है, देखो गलत है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले हम देखो, सबसे पहले P दिया हुआ है ना, P इज इक्वल टू माइनस बीटा और R वेक्टर दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बीटा और R और इंटू R कैप, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको, ठीक है। तो ये माइनस नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक स्फेयर है क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए एक स्फेयर है और यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इस तरह से ये इसका नॉर्मल है एन कैप, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू, स्फेयर में एन कैप जो होता है ना आर कैप के इक्वल होता है। तो इसके सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बी और इसके अंदर हमें रो बी निकालना है, ठीक है ना। ये डायलेक्ट्रिक स्फेयर है मान लो, ठीक है ना। इसमें पोलराइजेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे अगर हम जैसे सिग्मा बी निकालना चाहते हैं तो सिग्मा बी इज इक्वल टू, आपने लिखा है पी डॉट एन कैप है, तो P की जगह लिखोगे बीटा R और इंटू आर कैप, और डॉट एन कैप की जगह आपको आर कैप लिखना पड़ेगा। और एक्चुअली ये जो सरफेस है ना इसका, देखो रेडियस इसमें लिखा हुआ है कैपिटल R है, सरफेस सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पे है ना, तो R की जगह कैपिटल R लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बीटा और इंटू कैपिटल R, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारा सिग्मा बी का वैल्यू होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा बी, ठीक है। तो ये सिग्मा बी का वैल्यू है, ओके। अब आप देखिए सिग्मा बी निकल गया, अब हम लोग रो बी निकालेंगे, ठीक है। तो रो बी इज इक्वल टू, देखिए रो बी इज इक्वल टू है माइनस डेल डॉट पी, ठीक है। तो माइनस डेल, सॉरी बीटा इसमें बाहर आ जाएगा और डेल डॉट आर। तो डेल डॉट आर का कितना वैल्यू होता है? व्हाट इज डेल डॉट आर इन 3 डायमेंशन? 3 होता है, तो 3 बीटा हो जाएगा। तो रो बी ये निकल गया, ठीक है। तो सिग्मा बी ये निकल गया और रो बी ये निकल गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड आउटसाइड। अभी तक आप लोग जो आंसर बताए हो ना सभी लोग गलत बताए हो, कोई भी करेक्ट आंसर नहीं बताया है, ठीक है। तो एक बार आप लोग पेज पलट के देखिए। कांस्टेंट इसी वजह से होगा, तो हमने आर पे प्रोपोर्शन वाले से कर दिया, वो गलत था। ठीक है, तो ये हमारा रो निकल गया। तो अब चलो पता चल रहा है ना गलत था, तो अब क्या बोलते हैं आप लोग, बताइए कितना आंसर आ रहा है। अब थोड़ा जानते हो, देखो नया कुछ भी नहीं है। आप मान लीजिए कि ये चार्ज है, फॉरगेट अबाउट दिस, है ना, पोलराइजेशन को भूल जाइए। आप मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोस्टैट्स एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं आप, गॉस लॉ, ओके, जिसमें सिग्मा बी सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना दिया हुआ है और रो बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सिग्मा बी और रो बी ये दिया हुआ है। अभी आएगा बीटा आर अपॉन एप्सिलॉन माइनस में। अच्छा, और आउटसाइड क्या आ रहा है? आउटसाइड में सर आएगा बीटा आर की पावर क्यूब अपॉन तो एप्सिलॉन। कैलकुलेशन करके बताया करो, हमको लगता है कैलकुलेशन नहीं। तो सब लोग एक बार देखिए गॉस लॉ, कितना मिनट, 2 मिनट लगेगा आप लोग को। गॉस लॉ रिवाइज करिए क्विकली, ठीक है। उसमें देखिए कैसे कैलकुलेशन कराया गया और उससे आंसर बताना है आपको, ठीक है। सो यूज जस्ट गॉस लॉ क्विकली एंड टेल द आंसर, ओके। देखिए गॉस लॉ को यूज करके क्या आंसर आ रहा है। आउटसाइड का आंसर अभी तक किसी ने सही नहीं बताया है, ठीक है। जब तक आप लोग सही नहीं बताओ, माइनस कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। नहीं अभी भी गलत है। जब तक सही नहीं बताओगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप लोग खुद ही नोट्स निकालिए और
4 pi beta r cube upon स्मॉल r स्क्वायर ऊपर के है सर। के नहीं, अभी भी गलत है। आप लोग गॉस लॉ भूल गए हो, इसका मतलब गॉस लॉ आप जो है ना ध्यान से नहीं देख रहे हो। एक बार गॉस लॉ का पेज पलटो, ठीक है, देखो कैसे बताया गया गॉस लॉ में। स्फेरिकल सिमेट्री का हम स्फेरिकल सिमेट्री है ना, देखो चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। सरफेस पे भी जो चार्ज है आप देखिए थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सरफेस पे चार्ज अगर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। स्फेरिकल सिमेट्री है ये, ठीक है ना। सर बीटा को L नॉट r क्यूब 1 upon r स्क्वायर माइनस 1। अभी भी गलत है, ठीक है। आप लोग के सामने नोट्स है, नोट्स देखिए और बताइए आंसर। जब तक नहीं बताओगे हम आज नहीं बढ़ने वाले आगे। आप लोग को इतने लोग हैं, सब लोग मिलकर के आंसर निकालेंगे। अभी भी गलत है। कोई एक भी बता दोगे कि ये करेक्ट आंसर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। माइनस बीटा आर वेक्टर अपन इप्सिलॉन नॉट इनसाइड में सर, और आउटसाइड में 0। आउटसाइड में 0 आ रहा है जी। कैसे आया 0? ये बताओ 0 कैसे आया? जीरो कैसे आ गया आउटसाइड में? हाँ सर 0 ही आया, कट जाएगा सर। कैसे आ रहा है 0? एक्सप्लेन तो करो, तब तो सभी को समझ में आएगा। सर सरफेस वाला बाउंड चार्ज और वॉल्यूम वाला बाउंड से कट जाएगा सर आपको। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। आउटसाइड में फील्ड 0 है, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि आप अंदर में फील्ड निकालोगे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फील्ड निकालते हैं तो आपको यहाँ से ऐसे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से गॉसियन सरफेस बनाएंगे यहाँ से ऐसे, तो इसमें अंदर का चार्ज सिर्फ इनक्लोज होगा। अब बाहर में फील्ड निकालना चाहते हो ना, जैसे मान लीजिए आप फील्ड यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो आपको गॉसियन सरफेस यहाँ से ऐसे क्रॉस कराना पड़ेगा ना। यू विल हैव टू क्रॉस द गॉसियन सरफेस फ्रॉम हियर, ठीक है ना। यहाँ से गॉसियन सरफेस क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये जो गॉसियन सरफेस है ना, वो सरफेस के चार्ज को भी इनक्लोज करेगा और वॉल्यूम के चार्ज को भी इनक्लोज करेगा। दो तरह का चार्ज है ना यहाँ पे, सरफेस चार्ज भी है, वॉल्यूम चार्ज भी है। तो इसमें चार्ज इनक्लोज जब निकालोगे ना, देखो चार्ज इनक्लोज तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब रो बी इंटू डी टॉ, ठीक है, और प्लस सिग्मा बी और इंटू डी एस, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए रो बी हमारा निकलेगा, रो बी इज इक्वल टू -3 बीटा, ओके, और डी 3 बीटा ये लिखा हुआ है ना, और डी टॉ वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, प्लस, ठीक है, सिग्मा बी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिग्मा बी लिखेंगे। सिग्मा बी बेसिकली कितना है हमारा, सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा बी निकल गया बीटा आर, और क्योंकि ये कांस्टेंट है ना और सरफेस पे इंटीग्रेशन करोगे तो ये 4πr² आ जाएगा। 4πr², दोनों चार्ज इनक्लोज हो रहा है ना ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर। आप देखिए सिग्मा बी रो बी दो तरह का चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 बीटा पाई आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बीटा पाई आर क्यूब यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये दिस विल कम आउट टू बी 0। तो चार्ज इनक्लोज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 आ रहा है, चार्ज इनक्लोज इज 0, ठीक है। तो ये बेसिकली रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो चार्ज इनक्लोज 0 है ना, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखते थे ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन 4πε0r², ठीक है। तो ये 0/4πr² हो जाएगा, ठीक है ना, 4πε0r², तो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आउटसाइड में जो है ना, आउटसाइड में फील्ड 0 है। अब अंदर में आप देखिए, अंदर में जब आप गॉसियन सरफेस बना रहे हैं ना, तो ये सिर्फ इस रो को इनक्लोज कर रहा है और रो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ई इनसाइड जब निकालेंगे, ई इनसाइड तो डायरेक्टली आप ऐसे लिखते थे ना, रो r/3ε0 लिखा जाता था, ठीक है। अगर क्योंकि अंदर में सिर्फ रो को इनक्लोज हो रहा है, तो क्या कह रहे हो? माइनस बीटा आ रहेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो है ना रो का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे 3
थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बीटा आर वेक्टर और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का ये आंसर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखो इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ ना जो पहले आपने पढ़ा था, बस एक्स्ट्रा क्या था, एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट किए, बस दैट इज द एक्स्ट्रा। ओके, और कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो देखो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, इसको ये ध्यान रखोगे। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चंस जो है ना बहुत क्विकली किए जा सकते हैं। ठीक है, देखो फॉर P इज फंक्शन ऑफ R और R कैप, अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर पोलराइजेशन वेक्टर जो दिया हुआ है ना, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे, अगर पोलराइजेशन वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ है फंक्शन ऑफ R, ठीक है ना, और R कैप में दिया हुआ है पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है ना, तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि E आउटसाइड जो है ना हमेशा जीरो आता है, E आउटसाइड इज जीरो दोनों केस में, इस फेयर, ठीक है, ऐसे लिख दो। ठीक है, फॉर स्फेयर एंड सिलेंडर, ठीक है, दोनों केस में ऐसा आएगा। ठीक है, और अगर आप ई इनसाइड निकालोगे ना ऐसे केस में, ई इनसाइड, ई आउटसाइड विल कम आउट टू बी जीरो, और ई इनसाइड अगर आप निकालेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चेक करके देखो, अभी भी जो निकला है ना यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट निकला है, ठीक है, वो आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इस फॉर्मूले से निकाले ना, ई इनसाइड रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेकिन पी का वैल्यू देखो बीटा आर दिया हुआ था, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस पी बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे ना तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। ओके, तो स्फेयर और सिलेंडर दोनों केस में, ठीक है ना, ये भी फॉर स्फेयर एंड सिलेंडर, दोनों केस में ऐसा होगा। अगर आप पोलराइजेशन इस तरह से दिया हुआ है, मतलब ये स्फेरिकल सिमेट्री का कंडीशन को आप कह सकते हो सेटिस्फाई कर रहा है, और सिलिंड्रिकल सिमेट्री के कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसा सिचुएशन जरूर होगा। तो इससे अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बहुत इजीली आंसर किया जा सकता है। ठीक है, फील्ड डायरेक्ट आउटसाइड जीरो लिख देंगे और अंदर में कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, बस माइनस पी बाई एप्सिलॉन नॉट कर दोगे। ऐसा क्वेश्चन जानते हो जस्ट एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एक स्फेरिकल शेल में बोल दिया गया फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, तो स्फेरिकल शेल में फील्ड इनसाइड में बोला गया था निकालने के लिए, तो बस माइनस पी बाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, यू गेट द आंसर। ओके, तो ये तो अभी हम डायरेक्ट बता रहे हैं, बाद में जानते हो इसको डी वेक्टर के थ्रू भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऐसे केसेस में जो है ना डी वेक्टर जीरो आ जाता है। ठीक है ना, इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं दैट कम्स आउट टू बी जीरो, इसीलिए ये रिजल्ट आ जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहते हैं ना, अभी जैसे कैलकुलेशन कराया गया, आप देखो यहाँ पे आउटसाइड में चार्ज इंक्लोज निकाला गया, फिर गॉस लॉ लगाया गया, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया। पोलराइजेशन अगर गिवन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ऑलराइट, लेकिन देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें पोलराइजेशन जो है आर का फंक्शन ना होकर के थीटा का फंक्शन दे दिया गया, तो फिर उस केस में तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। तो देखो एक केस हम आपको बता रहे हैं, दूसरा यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर। ठीक है, यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर। ठीक है, यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर का मतलब होगा कि ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर इज कांस्टेंट। अब जानते हैं आपकी वेक्टर कांस्टेंट तभी हो सकता है व्हेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। ओके, तो इसीलिए इसमें पोलराइजेशन वेक्टर होगा ना, इसका मतलब ये है, दिस मींस दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर विल बी इक्वल टू p इंटू आई कैप, या p इंटू जे कैप हो सकता है, या फिर p इंटू के कैप हो सकता है। ठीक है ना, इस फॉर्म में होगा पोलराइजेशन वेक्टर, p i कैप, p j कैप एंड p k कैप। ओके, दिस इज हाउ पोलराइजेशन वेक्टर विल लुक लाइक। ठीक है, तो अब देखिए यहां से, सो दिस इज यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इतना दे दिया गया, मान लेते हैं, देखो लेट P जो दिया गया है ना, P इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं सम P इंटू के कैप दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये मान लेते हैं हमारा एक स्फीयर है। ठीक है, और इसमें पोलराइजेशन वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है ना, दिस इज सपोज पोलराइजेशन वेक्टर, इधर जो है ना पोलराइजेशन वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे दिया हुआ है। ठीक है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर।
ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। यहाँ पे ये इस तरह से पोलराइजेशन वेक्टर दिया हुआ है, ये है, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये पोलराइजेशन वेक्टर का डायरेक्शन है, पी वेक्टर। ओके, तो देखिए अगर हमें सो दिस इज बेसिकली जेड डायरेक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग सिग्मा बी और रो बी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे रो बी पहले निकालते हैं, माइनस डेल डॉट पी होता है, ठीक है ना, डेल डॉट पी, तो ये कांस्टेंट है ना, दिस इज हम लोग डिस्कस ही यही कर रहे हैं कि पी वेक्टर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होता है, तो ये रो बी इसमें जीरो आ गया, ठीक है, रो बी जीरो। अब सिग्मा बी निकालेंगे, सिग्मा बी, तो सिग्मा बी इज बेसिकली माइनस, सॉरी इसको बताया गया पी डॉट और एन कैप होता है, ठीक है ना। तो अब देखो डिपेंड करता है ना कि हम एन कैप कहाँ पे ले रहे हैं। जैसे नॉर्मल यहाँ पे लेंगे तो नॉर्मल का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल लोगे तो इधर हो जाएगा। तो स्फेयर में नॉर्मल का डायरेक्शन हर जगह पे अलग अलग है, इसमें पोलराइजेशन वेक्टर इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए हम नॉर्मल यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो देखिए इस पॉइंट पे नॉर्मल इधर है, ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल जो होगा ना वो ऐसा कुछ इधर होगा, ऐसे, ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन एग्जैक्टली। तो इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो सेंटर से क्रॉस कर जाएगा, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। तो ये पोलराइजेशन वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे देखिए इधर है, ये दिया हुआ है पोलराइजेशन वेक्टर, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा है मान लीजिए, ठीक है ना, दिस इज द पोलराइजेशन वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू निकालेंगे, पी मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू पी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा बी आप देखिए यहाँ से, सिग्मा बी इज इक्वल टू आ रहा है पी कॉस थीटा, तो दैट्स द डिपेंडेंस। ओके, तो रो बी आप देखिए यहाँ पे जीरो है और सिग्मा बी इस फॉर्म में निकल गया, ठीक है, मतलब पी कॉस थीटा है ना, तो आप जानते हैं कि स्फेयर में थीटा का लिमिट 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई मतलब 0 से पाई बाय 2 तक पॉजिटिव होगा, उसके बाद चार्ज जो है ना नेगेटिव होगा, तो आधा स्फेयर पॉजिटिव है आधा स्फेयर नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का सिचुएशन है। तो अब देखिए इसमें थीटा डिपेंडेंस का केस आ गया ना, तो ये स्फेरिकल सिमेट्री नहीं है। ओके, इट इज नॉट स्फेरिकल सिमेट्री। तो इसमें अंदर में अगर आप ऐसे गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना, तो चार्ज इनक्लोज जीरो है फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। हम आपको बता चुके हैं कि चार्ज इनक्लोज जीरो होने पे फ्लक्स जीरो होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हमेशा ध्यान रखोगे चार्ज इनक्लोज होने पे फील्ड जीरो नहीं होता है, सॉरी चार्ज इनक्लोज जीरो होने पे फील्ड जीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन फ्लक्स तो जीरो होता ही है, ठीक है। तो इसमें रो जीरो होने की वजह से अंदर में चार्ज इनक्लोज जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा क्योंकि सिमेट्री नहीं है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अगर चार्ज इनक्लोज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होता है व्हेन देयर इज सिमेट्री, ठीक है। तो अगर सिमेट्री है तभी ऐसा होगा, तो यहाँ सिमेट्री नहीं है ना, इट इज नॉट स्फेरिकल सिमेट्री, तो अंदर में भी फील्ड नॉन जीरो आएगा, बाहर में भी नॉन जीरो आएगा, ठीक है ना, दोनों केसेस में फील्ड नॉन जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमें फील्ड निकालना है ना यहाँ पे, ठीक है ना, तो हम लोग सपोज यहाँ पे फील्ड कैलकुलेशन इनसाइड आउटसाइड इसमें करने जा रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन inside and outside, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। देखिए इसको आप लोग को याद है हम लोग एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में एक केस डिस्कस किए थे कि अगर सरफेस पे पोटेंशियल जो है वो थीटा डिपेंडेंट है तो हम लोग कैसे पॉइसन इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें सिचुएशन ऐसा है, इसमें रो बी अंदर में जीरो है, ठीक है ना, बाहर में भी रो बी जीरो है, तो वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप पॉइसन इक्वेशन लिखोगे ना तो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो लिखा जाएगा, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, व्हाट इज द सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए हम इनसाइड का लिखते हैं, कितना था पॉइसन इक्वेशन का सॉल्यूशन थीटा डिपेंडेंट केस में, वी आर थीटा, ठीक है ना, अंदर में अगर लिखेंगे तो इस तरह से था ना, ए एन आर टू द पावर एन और पी एन, ठीक है ना, ये था फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला था, और वी आउटसाइड था, ठीक है ना, वी एन कर दो, ठीक है ना, वी इन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन बी एन और डिवाइडेड बाई आर टू द पावर एन प्लस 1 और पी एन, यही था ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि इसमें जानते हो पोटेंशियल बाउंड्री पे नहीं दिया हुआ है, अगर पोटेंशियल बाउंड्री पे दिया होता है ना तो हम लोग देखो क्या करते हैं, आर की जगह कैपिटल आर लिखते हैं और यहाँ पोटेंशियल जो दिया हुआ होता है वो पुट कर देते हैं, इसमें नहीं दिया हुआ है पोटेंशियल, तो इसमें ये लगाना पड़ेगा लॉजिक। ओके, देखिए इसमें वी इन विल बी इक्वल टू वी आउट,
ठीक है, एट आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, आर इक्वल टू कैपिटल आर पे वी इन और वी आउट जो है दोनों इक्वल होंगे। इज दैट ओके? ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है कहीं पे भी, ठीक है ना, पोटेंशियल कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल अगर डिसकंटिन्यूअस होगा ना, पोटेंशियल का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पोटेंशियल का डेरिवेटिव इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट मींस फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, पोटेंशियल डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का डेरिवेटिव इन्फिनिटी होता है। तो वी इन इज इक्वल टू वी आउट है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे ठीक है, तो वी इन इक्वल टू वी आउट करेंगे हम लोग इसमें एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो इसको ऐसे लिख दोगे ए एन और कैपिटल आर टू द पावर एन और पी एन। ठीक है, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन, ठीक है, बी एन, और यहाँ पे कैपिटल आर टू द पावर एन प्लस 1 हो जाएगा और पी एन। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब हम कोफिशिएंट्स दोनों साइड से लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का इक्वेट करेंगे। ठीक है, सो इक्वेट कोफिशिएंट्स ऑफ पी एन। ठीक है, तो हम लोग कोफिशिएंट्स ऑफ पी एन को इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो यहां से इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ पी एन, व्हाट वी गेट इज यहां से, ठीक है, तो पी एन का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, बी एन यहां से बेसिकली मिलेगा आपको बी एन डिवाइड बाय आर टू द पावर एन प्लस 1। ठीक है, पी एन का कोफिशिएंट, और इधर है कोफिशिएंट ए एन और आर टू द पावर एन। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट बी एन इज इक्वल टू ए एन और आर टू द पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। ठीक है, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम लोग इसमें एक दूसरा कंडीशन लगाएंगे। देखिए एक्चुअली 2 अननोन है ना, ए और बी 2 अननोन है, तो हमें 2 बेसिकली इक्वेशन चाहिए, तभी हम ए और बी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि देखो ये बताया गया है ना आप लोगों को कि अगर किसी सरफेस को आप क्रॉस करते हो, इफ यू क्रॉस ए सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिसकंटिन्यूअस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस बाय हाउ मच, डू यू रिमेंबर? Sigma upon epsilon naught surface charge. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो देखो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना, बेसिकली बाद में आप लोग पढ़ोगे इस चीज को डिटेल में। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जानते हो एक्चुअल में परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस होता है बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें जानते हो पैरेलल कंपोनेंट कंटिन्यूअस होता है, पैरेलल कंपोनेंट दोनों साइड इक्वल होते हैं, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्चुअली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे ई आउट माइनस ई इन अगर आप निकालते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एट आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे डीवी आउट और बाय डी आर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो स्क्वायर में होता है ना वो रेडियल, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल भी यही होता है। अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर हटा देना यहाँ से तो ये गलत नहीं होगा, स्टिल इट विल बी ट्रू। ओके, सिग्मा ई आउट माइनस ई इन इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में डिसकंटिन्यूटी जो आती है ना वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ही आती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ई आउट माइनस ई इन लिख दें और फिर ग्रेडियंट निकाले दोनों जगह पे तो भी आंसर सेम आएगा। तो ये हम शॉर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप ऐसे लिखेंगे ना, देखिए ई मान लीजिए इससे आपने ये हटा दिया, सपोज यू रिमूव दिस एंड यू रिमूव दिस, तो आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पे आप डीवी बाई डी आर नहीं लिख पाएंगे ना, आपको पूरा ग्रेडियंट लिखना होगा माइनस डेल। ठीक है ना, डेल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, तो उसमें फिर आर का भी डिफरेंशिएशन होगा, थीटा का भी सब करना पड़ेगा, बट आंसर अल्टीमेटली विल कम आउट टू बी द सेम। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिर इसे लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस क्योंकि पोटेंशियल के इस फॉर्मूले में भी आएगा, तो डीवी इन बाय डी आर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट at r equal to capital R। ठीक है, so this is dv out by dr। ठीक है, और dv in by dr is equal to sigma by epsilon naught। ओके, तो ये बेसिकली रिजल्ट है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे
वी आउट, वी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो वी आउटसाइड देखिए हमारा ये है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे और लास्ट में आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा n+1 और डिवाइड बाय r टू द पावर n+2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और bn और यहाँ पे pn होगा माइनस, ठीक है। और ओके, व्हाट एल्स डू यू गेट, ठीक है। इसमें इन वाले को इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा समेशन, यहाँ प्लस है, ठीक है, bn, सॉरी यहाँ पे an आएगा, प्लस n और an और कैपिटल R टू द पावर n-1 आ जाएगा यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो, ठीक है ना। ये रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ पे pn है इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है ना, देखो सिग्मा सरफेस पे p cos थीटा है, तो p और cos थीटा को आपको पता है ना, p1 लिखते हैं हम लोग, है ना। cos थीटा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस इज p इंटू p1 दैट इज इक्वल टू लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है, cos थीटा इज रिटन एज p1, तो p इंटू p1 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप दोनों साइड से इसके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे, तो देखो यहाँ पे जब यहाँ पे p1 है ना, तो p1 का कोएफिशिएंट सिर्फ इक्वेट होगा, ठीक है, अदर का तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ p लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, ठीक है ना, pn, तो हम लोग pn के कोएफिशिएंट मतलब लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं दोनों साइड से, ठीक है। तो देखिए n इक्वल टू 1 के लिए कोएफिशिएंट इक्वेट करोगे ना, तो n इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 1 लिखोगे तो 2 और डिवाइडेड बाय r³ होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे b1 हो जाएगा n इक्वल टू 1 के लिए, प्लस इसमें n इक्वल टू 1 लिखोगे तो a1 और r n इक्वल टू 1 लिखने में तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे p1 का तो कोएफिशिएंट हम निकाल ही रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, हियर यू गेट p अपॉन एप्सिलॉन नॉट, p1 का कोएफिशिएंट हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एक रिजल्ट है ना यहाँ पे, ठीक है। तो लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, और एक हम यहाँ पे p नॉट इक्वल टू 1 के लिए, सॉरी n नॉट इक्वल टू 1 के लिए हम इक्वेट कर रहे हैं। तो n नॉट इक्वल टू 1 के लिए इक्वेट करोगे ना, तो इस साइड तो 0 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए bn और n+1, ठीक है ना, n+1 जो भी है यहाँ पे, ठीक है ना। और ठीक है, r टू द पावर n+2, ठीक है, और प्लस यहाँ से n an और r टू द पावर n इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब आप इस इक्वेशन को, ये थर्ड, ठीक है, तो देखो फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे ना, थर्ड इक्वेशन, ये जो थर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना, दिस थर्ड इक्वेशन एंड दिस फर्स्ट इक्वेशन, ये दोनों का सॉल्यूशन जो आपको देगा दैट इज an इक्वल टू 0 और bn इक्वल टू 0, ये देगा हमें, ठीक है, दैट्स व्हाट यू विल गेट, ओके। तो यही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, an इक्वल टू 0 और bn इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है ना, ये दोनों, इसको थर्ड इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करेंगे तो an और bn दोनों 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन n इक्वल टू 1 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 1 देखो इसमें पुट करोगे ना, तो ये आ जाएगा b, ठीक है ना। देखो n इक्वल टू, ऐसे लिख दो, फॉर n इक्वल टू 1 फ्रॉम 1, ठीक है ना, इससे तो b1 इज इक्वल टू, देखो इस डेरिवेशन पे आप फोकस मत करिए, ठीक है ना। देखिए डेरिवेशन एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन इस डेरिवेशन के थ्रू आप कुछ चीजें सीख रहे हैं, ठीक है ना, उस पर फोकस करना है। देखिए एक बात हम ये बताएं आपको कि ये बाउंड्री कंडीशन होता है, एग्जाम में तो यही सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, जो इस डेरिवेशन में आप जो बीच में कुछ चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे ये आपने यूज किया, दूसरा आपने ये यूज किया, आप देखिए कि पोटेंशियल दोनों जगह पे सेम होगा, v आउट इज इक्वल टू v इन, तो ये सभी चीजें फोकस मतलब फोकस किया जाता है, ठीक है ना, कि दीज आर समथिंग दैट वी आर अप्लाइंग, ओके। और ठीक है, तो फिर आप देखिए यहाँ पे, और इसका जो कंक्लूजन निकलेगा ना वो इंपॉर्टेंट होगा। तो इस पूरे डिस्कशन में बस यही चीजें इंपॉर्टेंट है, सॉरी एक ये इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा बी रो बी हमने कैसे निकाला, ठीक है, हाउ वी कैलकुलेटेड सिग्मा बी रो बी, ये इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल का बाउंड्री कंडीशन और इसमें फील्ड का बाउंड्री कंडीशन कैसे अप्लाई किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सर ये जो बाउंड्री कंडीशन निकली है वो ओनली कंडक्टर और सरफेस चार्ज डेंसिटी हो उसी टाइम वैलिड है ना? कौन सा? ये जो रिलेशन है, ये सारे बाउंड्री कंडीशन हमेशा वैलिड है, ठीक है ना, दीज आर ऑलवेज वैलिड बाउंड्री कंडीशन, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हमेशा वैलिड, हमेशा वैलिड है, हर जगह वैलिड है, ठीक है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहेगा तो सिग्मा 0 हो जाएगा, सिग्मा 0 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे,
ओके, अगर मान लो सिग्मा नहीं दिया हुआ है तो वहां पे ये 0 कर देंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हर जगह वैलिड है। ठीक है, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो देखो फॉर n इक्वल टू 1, अगर आप n इक्वल टू 1 लिखोगे ना तो ये आ जाएगा b1 a1 और r क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से देखिए ये r क्यूब। तो अब आप इसको जो है ना, चलो इसको हम फोर्थ इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व सेकेंड एंड फोर्थ सॉल्व करोगे। ठीक है ना, तो देखो सेकेंड, अच्छा ये यहाँ पे ऐसे लिखा, सो n इक्वल टू फ्रॉम 1 ये आ गया, इसको हम फोर्थ इक्वेशन पुट कर कह रहे हैं, और इसको सॉल्व करके बताइए जरा कितना निकल रहा है a1 और b1, a1 कितना निकला और b1 कितना निकला। ठीक है, सर A1 is equal to P/3 epsilon. p/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और b1 इक्वल टू, हाँ तो यहाँ पे ठीक है a1 निकल गया, b1 के वैल्यू बस r क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इंटू r क्यूब हो Yes, जाएगा sir. और डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट है ना, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये निकल गया। अब हम लोग देखो क्विकली लिख देंगे पोटेंशियल, तो भी ठीक है ना, तो ये सब देखो ये सारे कैलकुलेशंस हो गए। ठीक है ना, अब हम लोग देखिए यहाँ पे जैसे ये था हमारा केस, तो अब हम जैसे मान लीजिए पोटेंशियल इनसाइड लिखना चाहते हैं, तो देखो ये इनसाइड का पोटेंशियल है, इसमें हम समेशन करते हैं n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक। इसमें आपको बता दिया गया है यहाँ पे कि an सारे 0 हैं। ठीक है ना, देखो फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू 1 an 0 है, तो ये जब आप समेशन करोगे ना दिस समेशन, तो ये an 0 आ जाएगा, फॉर ऑल n इट विल बी 0। ओके, बस क्या बोलते हैं n इक्वल टू 1 के लिए नॉन जीरो आंसर देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका हम जब आंसर लिखेंगे, देखिए पोटेंशियल इनसाइड, तो बेसिकली ये रिजल्ट आएगा हमारा, सॉरी ऐसा होगा a1 और r और cos थीटा। अब a1 जो हमारा निकल चुका है, देखिए p/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, r और cos थीटा, ये बेसिकली हमारा पोटेंशियल इनसाइड हो गया। ठीक है, और पोटेंशियल आउटसाइड लिखेंगे। ठीक है, पोटेंशियल आउटसाइड, तो पोटेंशियल आउटसाइड कितना निकल रहा है, व्हाट डू वी गेट, देखिए इसमें फिर आ जाएगा हमारा वही b1 आ जाएगा, b1 बाई आर स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा होगा। इसमें ऐसे लिखा मैंने bn बाई आर टू द पावर n, तो b1 होगा, सिर्फ बाकी सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बोले ही गया है bn इज 0 फॉर ऑल n। ठीक है, तो b1 का वैल्यू हमारा निकला हुआ है p और इंटू आर क्यूब और डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ पे आर स्क्वायर है और इंटू कॉस थीटा। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो cos थीटा बाई आर स्क्वायर पोटेंशियल के फॉर्मूले में अगर cos थीटा बाई आर स्क्वायर आ गया तो ये डाइपोल पोटेंशियल है। ठीक है ना, इट इज डाइपोल पोटेंशियल। ठीक है, ये एग्जैक्टली डाइपोल पोटेंशियल है। ठीक है, और अंदर में जो फील्ड पोटेंशियल निकला है ना, इससे आप फील्ड निकाल करके देखें। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा कंक्लूजन ये है कि एक स्फीयर था जिसमें इस तरह से पोलराइजेशन दिया हुआ था। ठीक है ना, पोलराइजेशन वाज लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि पोलराइजेशन जो दिया हुआ था ना वो P इंटू के कैप दिया हुआ था, मतलब यूनिफॉर्म पोलराइजेशन था। तो अगर हम इसमें फील्ड इनसाइड निकालते हैं, देखिए फील्ड इनसाइड, ठीक है, तो आप लोग जरा कैलकुलेशन करके देखिए इसका कितना आ रहा है। यहाँ से E इनसाइड बताइए जरा कितना आ रहा है E इनसाइड, व्हाट डू यू गेट, E इनसाइड ऐसे निकाल लोगे माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल V इनसाइड, ये इसका ग्रेडियंट निकाल के देखिए कितना निकल रहा है। क्विकली थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग करिए। ठीक है, एग्जाम में आप लोग को ही करना है कैलकुलेशन। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है देखिए जरा। माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट cos थीटा। रो कहाँ से, P आ गया ना, P है ना, यस p by P epsilon naught cos theta. cos थीटा। ठीक है, cos थीटा और कुछ वेक्टर नहीं है क्या, वेक्टर भी तो होगा यहाँ पे r कैप है ना, और उसके बाद माइनस साइन थीटा और थीटा कैप, यही आ रहा है ना। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, सो माइनस P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट cos थीटा r कैप माइनस साइन थीटा थीटा कैप। ओके, तो ये रिजल्ट आ रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ये निकल गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो पता ही है कि डाइपोल कैसा आएगा cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर हम याद है आप लोग को एक क्लास में बता चुके हैं कि इसको z कैप के फॉर्म में आप लिख सकते हो। एक बार देखो z कैप के फॉर्म में लिख सकते हो इसको। ये सब बताया था। ठीक है, कितना आएगा, ये z कैप आएगा या माइनस z कैप आएगा, क्या आएगा माइनस सर, ये माइनस P अपॉन यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ना ये z कैप के इक्वल आएगा। ठीक है ना, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो है ना
P इंटू जेड कैप तो हमारा पोलराइजेशन था ना, दैट वाज इक्वल टू पोलराइजेशन। देखो इसमें P वेक्टर ऐसे लिखा हुआ था, P वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज P इंटू जेड कैप ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो निकल रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। माइक बंद कर लो ये जिसका भी माइक ऑन है।